बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में संदेश खाली मामले को लेकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है और यह मांग एससी कमीशन की तरफ से की गई है। राष्ट्रपति को रिपोर्ट जो सौंपी गई थी, उस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि पश्चिम बंगाल में स्थितियां ठीक नहीं हैं, अनुकूल नहीं हैं। वहां का जो प्रशासन है वो टीएमसी के जो गुंडे हैं उनको साथ मिलकर ये सारा अत्याचार का काम किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी आम आदमी के पक्ष में नहीं खड़ी हो रही है और इसलिए एससी कमीशन जब वहां पे दौरा करने के लिए गया था, अनुसूचित जाति आयोग की तरफ से अरुण हलधर उसके अध्यक्ष हैं, वो जब वहां पे गए थे तो उन्होंने देखा कि साफ तौर पर वहां पे किस तरह से मामला जो बिगड़ता जा रहा है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, महिलाएं हाथों में लाठी डंडे झाड़ू लेकर उतर आए हैं टीएमसी के गुंडों के खिलाफ और इसको लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट, गोपनीय रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी गई थी और उस रिपोर्ट के हवाले में यह कहा गया है कि बंगाल में स्थितियां ठीक नहीं है, इसलिए वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और राष्ट्रपति शासन लगाने के जितने पैरामीटर्स होने चाहिए वो वहां पे सब मौजूद हैं। इसलिए उसको देखते हुए ये रिक्वेस्ट किया गया राष्ट्रपति से कि आप पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन तत्काल प्रभाव से लगा दें। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, एससी कमीशन की तरफ से यह रिक्वेस्ट किया गया राष्ट्रपति को कि बंगाल में माहौल ठीक नहीं है, राष्ट्रपति शासन वहां पे लगने चाहिए। देखिए, संदेश खाली जहां पर 80% SC/ST पॉपुलेशन है, वहां पर जो हालात है, हृदय बर्दाश्त जो घटनाएं हुई, उसके बाद ये कमीशन के सदस्य वहां पर गए थे और जिस तरह से उन्होंने वहां पर देखा कि कोई राज्य सरकार की तरफ से सपोर्ट नहीं है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सपोर्ट नहीं है और तुरंत हस्तक्षेप की मांग डीजीपी पश्चिम बंगाल और वहां के होम सेक्रेटरी पश्चिम बंगाल से कही थी कि जो यहाँ हालात है वो बेहद ही खराब है और आप तत्काल हस्तक्षेप कीजिए। लेकिन किसी तरह का कोई सपोर्ट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा नहीं मिला, ऐसा कहना है ये कमीशन के जो रिपोर्ट है उसमें। और जो राष्ट्रपति से ये अनुरोध किया गया है कि वहां के जो हालात है उसको देखते हुए वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत हालात चिंताजनक है। जिस तरह से संदेश खाली और नॉर्थ परगना जो पश्चिम बंगाल का जिले में जो संदेश खाली आता है, वहां पर हम जानते हैं कि जो घटनाएं हुई, रेप की घटनाएं हुई, हत्या की घटनाएं हुई और आरोप यह है बीजेपी का कि जो मुख्य आरोपी है उसे बचाने का काम टीएमसी सरकार, ममता बनर्जी की सरकार कर रही है और पुलिस और टीएमसी मिलकर एक तरह से गुंडे की तरह बिहेव कर रही है। ये बीजेपी लगातार कहती रही है। थोड़ी देर पहले बातचीत में दिनेश त्रिवेदी उन्होंने भी कहा कि केंद्र से वो मांग करते हैं कि अब समय नहीं है, शैलेंद्र लगाना चाहिए। शैलेंद्र बने रहिए। शैलेंद्र, चूंकि आप ही ने भाजपा के जो नेता है दिनेश त्रिवेदी, उनसे आपने बातचीत की थी, क्या उन्होंने कहा था बंगाल के मुद्दे पर? आइए हम सुनाते हैं अपने दर्शकों को दिनेश त्रिवेदी के साथ आप ही की बातचीत बंगाल के मसले पर। दिल्ली में देश भर से बीजेपी कार्यकर्ता नेता आए हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की बैठक के लिए। दिनेश त्रिवेदी हमारे साथ हैं। सर, संदेश खाली को लेकर ममता बनर्जी घेरे में है, ममता बनर्जी सरकार टीएमसी घेरे में। देखिए, बड़ा दुख होता है संदेश खाली जब आता है। मुझे वो दिन याद आता है जब हम लोग ने मिलकर टीएमसी बनाई थी, जब नंदीग्राम में नरसंहार हो रहा था सीपीएम और लेफ्ट गवर्नमेंट के समय में, वही आज संदेश खाली में हो रहा है। और जिसके लिए तृणमूल कांग्रेस पे हमने मिलकर सरकार बनाई थी कि वहां पर हम डेमोक्रेसी देंगे, आज जो सीपीएम ने किया था उससे कहीं गुना ज्यादा हो रहा है संदेश खाली में। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जो लेफ्ट फ्रंट के टाइम में नंदीग्राम था, आज ममता बनर्जी के राज में संदेश खाली है। आम जनता बहुत ही रोष में है, उनको टीएमसी के गुंडों का भय अब चला गया। और मैं तो ये भी समझता हूं कि कल उठ के यदि ममता बनर्जी खुद संदेश खाली जाना चाहे तो वहां के लोग, साधारण जनता, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन, उनको भी अंदर आने नहीं देंगे, इतना रोष है। आरोप है टीएमसी के करीबी पर कि क्यों उस पर कार्रवाई नहीं हो रही? आरोप प्रत्यारोप साधारण जनता सब जानती है। आज आप चले जाइए कहीं भी, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में, जो संदेश खाली का हाल है ना, वो बंगाल के सभी डिस्ट्रिक्ट का हाल है। मैंने 3 साल पहले टीएमसी क्यों छोड़ा? इसीलिए छोड़ी कि मुझे दिख रहा था क्या हो रहा है। और आज साधारण जनता से आप बात करें, कॉमन मैन, वो कहेंगे कि यहाँ प्रेसिडेंस रूल लागू नहीं होगा तो नरसंहार होगा। मैं समझता हूँ केंद्र की भी कोई जवाबदारी होती है, उनको चाहिए
गवर्नर साहब के रिपोर्ट के बाद तुरंत कुछ ना कुछ वहां लागू करें। आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए, गवर्नर की बिल्कुल लेना चाहिए। ये दिनेश त्रिवेदी है, मैं इनका कहना है कि वहाँ हालात ऐसे हैं कि राष्ट्रपति शासन जैसे हालात है। और 3 साल पहले उन्होंने इसीलिए टीएमसी छोड़ी थी क्योंकि जब उन्होंने देखा कि जनता के खिलाफ ममता बनर्जी टीएमसी सरकार काम कर रही है, संदेश खाली को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। कैमरामैन योगेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज। तो एससी कमीशन की तरफ से ये रिपोर्ट और ये कहा गया है, राष्ट्रपति से अनुरोध किया गया है कि बंगाल में स्थितियां ठीक नहीं है, अनुकूल नहीं है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने चाहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसेनजीत बख्शी भी लगातार इस बड़ी खबर पर लगातार बीते कई महीनों से और बीते कई दिनों से लगे हुए हैं। प्रसेनजीत, जिस बात की चर्चा हो रही थी और एससी कमीशन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा भी था कि राष्ट्रपति शासन लगने की सिफारिश और जो बातें कही गई है हमने उस रिपोर्ट में कही हैं, तो एक बार फिर से उस बात का खुलासा राष्ट्रपति शासन लगाने की बात पश्चिम बंगाल में कही जा रही है। जो माहौल है वो क्या है इस वक्त संदेश खाली में? देखिए असीम, संदेश खाली में माहौल की अगर बात करें तो सारे की सारी नजर अभी बीजेपी की जो नेशनल काउंसिल की मीटिंग है इसके ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि दिनेश त्रिवेदी जिस तरह से वहां पे जाके भी इस जो एससी कमीशन की बात को दोहराया है और ये जो उनका कहना है कि बंगाल की सारे डिस्ट्रिक्ट में हाल ऐसा है, सिर्फ संदेश खाली की बात नहीं है, जिस तरह से गुंडों का संरक्षण जो तृणमूल कांग्रेस सरकार और ममता बनर्जी कर रही है। अब देखना इस बात की है कि संदेश खाली का लोगों का कहना है कि बीजेपी की नेशनल काउंसिल में ये संदेश खाली कितनी बड़ी पैमाने पर इशू बन के पूरे देश के सामने आए, इसके इंतजार में लोग हैं। और इंतजार में लोग इसलिए है, जैसे दिनेश त्रिवेदी जी ने कह रहे थे कि केंद्रीय सरकार की भी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं बार बार जो कह रहा था कि पिछले कई दिनों में संदेश खाली को पूरी तरह से किले की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अंदर ना किसी को जाने दिया जा रहा है, ना अंदर से किसी को बाहर आने दिया जा रहा है, सिर्फ अंदर तृणमूल कांग्रेस पुलिस और तृणमूल कांग्रेस की गुंडा, ये सब लोग, जो महिलाओं ने, जो परिवारों ने 10 दिन पहले खुलकर अपने अंदर की जो बातें हैं वो बातें मीडिया के सामने, बाद में महामहिम के सामने रखे थे या रखी थी, ये इन सब को डरा धमका के इन सब को अब ये कहला जा रहा है कि जिनका जमीन हड़प लिया गया है उनको तृणमूल कांग्रेस की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। ये कौन सी देश की तरीका है, कौन सी शासन प्रशासन की तरीका है? पहली बात तो है कि जमीन हड़प लिया है, इस बारे में तो ये अगर ये स्टेटमेंट तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि जमीन हड़पा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले तो आप बात को मान रहे हो, उसके बाद इसका मुआवजा देने की बात कह रहे हो। कल तो आप ये कहेंगे कि जो महिलाओं का यौन पूरा उत्पीड़न हुआ है उनको भी हम मुआवजा दे देंगे, बस उसका काम खत्म है। ये किस तरह की बातचीत हुई? ये किस तरह की बात हुई? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक तो आप जमीन हड़पते हैं और फिर कहते हैं कि हम आपको मुआवजा देंगे, और वो भी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से नहीं है। मतलब पार्टी इतना महान है, पार्टी के पास इतना पैसा है, पार्टी शासन को इस तरह से अपने तरीके से चला सकते हैं कि उसमें एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो बीडीओ हो, चाहे वो एसडीओ हो, चाहे वो डीएम की तरफ से ये बयान नहीं है, ये बयान तृणमूल कांग्रेस की तरफ से है। तो आप समझ ही सकते हो कि किस तरह से हावी हो चुके हैं प्रशासन के ऊपर, शासन के ऊपर तृणमूल कांग्रेस की गुंडों ने। और कल जब बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम गई थी वहां पे 30 किलोमीटर पहले ही रिटर्न कर दिया गया। उनके एक मेंबर ब्रिजलाल से मेरी कल बातचीत हुई थी दिन के 1 बजे के आसपास। ब्रिजलाल ने साफ तौर पर कहा कि हम किससे मिलें, पुलिस से मिले तो क्या मिले, वो तो खुद ही मिली हुई है। और उन्होंने ये कहा था कि हम राज्य का जो पुलिस प्रशासन का जो हेड है डीजीपी, हम उनसे भी मिले तो उनको क्या कहें, क्योंकि वो सभी लोग पुलिस प्रशासन, डीजीपी, एसपी सब मिले हुए हैं टीएमसी के साथ। देखिए ऐसे एकदम सही ब्रिजलाल जी ने कहा कि, लेकिन इसमें और एक बातें हैं कि आप किस कारण से धारा 144 लगा के रखे हैं, किस कारण से? एक दिन नाराज गांव वालों ने कुछ इमारतों पर आगजनी की है। वो कौन सी इमारत? जिस इमारत शिबू हजरा बोल के जो एक फरार गुंडा है जिसके खिलाफ आरोप है लोगों की, पोल्ट्री फार्म को आग लगा दिया गया।
एग्जैक्टली तो ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। लेकिन उसके लिए पिछले 15 दिनों तक अदालत कहने के बावजूद भी आप दोबारा फिर रात को 12 बजे धारा 144 लगा के सबको रोक रहे हो, लेकिन तृणमूल की गुंडों को नहीं रोक रहे हो। लेकिन तृणमूल के लोग वहां पे जाने के लिए पूरे उनको खुला छूट दिया गया। और जब केंद्रीय मंत्री आके उन्होंने कह रहे हैं कि हम दो इंसान जाएंगे, जो धारा 144 में 4 या 5 लोगों से ज्यादा एक साथ नहीं हो सकते हैं, तो इन्होंने बताया कि ठीक है हम 2 लोग जाएंगे, जो बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम है। तो 2 लोगों को भी जाने नहीं दिया, मतलब आपका मंशा यह है कि किसी को अंदर जाने नहीं दिया जाए। तो इसका मतलब क्या है, क्या छिपाने की कोशिश किया जा रहा है? और सिर्फ छिपाना नहीं, अंदर क्या चल रहा है। ये पिछले 7-8 दिनों में जब से इस जगह को पूरे दुनिया से कट करके रखा गया है, तो अंदर चल क्या रहा है, तो आप क्या छिपाना चाहते हैं? और प्रसेनजीत, ये मुद्दा तो वहां गर्म है ही। एससी कमीशन की रिपोर्ट के बाद और भी ये मुद्दा और भी गर्म हो गया है, देश विदेश के लोग इसको जानने लगे हैं। लेकिन चूंकि राष्ट्रीय अधिवेशन यहां दिल्ली में हो रहा है आज और कल, और बंगाल के जो तमाम बीजेपी के अधिकारी हैं वो इस अधिवेशन में शामिल हो रहे हैं, तो मुझे लगता है यहां भी ये मुद्दा उठेगा। और इस अधिवेशन के बाद, इस अधिवेशन से क्या कुछ बंगाल को लेकर बातें सामने निकल कर आती हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा भी लगातार बने हुए हैं भारत मंडपम से, वहां पे इस अधिवेशन को वो कवर कर रहे हैं। शैलेंद्र, जैसा कि हमने कहा कि बंगाल के, आपने देखा दिनेश त्रिवेदी से आपने बातचीत की, बाकी और भी अधिकारी पदाधिकारी वहां पे बंगाल के जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं वो इस अधिवेशन में आए हुए हैं, क्या कुछ उनका मंतव्य है? चूंकि एससी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये कह दिया है, प्रेसिडेंट को जब रिपोर्ट सौंपा, कि वहां पे स्थितियां बिल्कुल अनुकूल है कि आप वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाइए। क्या इसको लेकर वहां पे अधिवेशन में भी बातचीत हो सकती है? फिलहाल राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक है, वो शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हम देखा कि जो यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है वो उसका अवलोकन किया है। और इसके बाद तमाम जो देश भर के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। निश्चित तौर पर उससे पहले जब हमने बात की थी, अन्नपूर्णा देवी जो इस पूरी जो जांच समिति बनी थी उसकी संयोजक थी, उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें जाने ही नहीं दिया गया और वहां पर पुलिस और टीएमसी के गुंडे आपस में मिले हुए हैं, जैसा कि जिक्र कल ब्रिजलाल ने भी किया था। तो निश्चित तौर पर जो पश्चिम बंगाल से जुड़े जो नेता हैं वो ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ लगातार अपनी बात कह रहे हैं और वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। अब हो सकता है कि ये मुद्दा प्रमुख तौर पर जब अधिवेशन में राज्यवार क्योंकि सबसे प्रमुख जो चर्चा होनी है वो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर होनी है, तो उसमें क्या क्या अहम मुद्दे आएंगे वो उस पर सभी की निगाहें रहेंगी। लेकिन संदेश खाली में जो हालात है, पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं, वो लगातार हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय पहले जी शैलेंद्र, आपकी आवाज हम तक ठीक, जी बात पूरी कीजिए शैलेंद्र, आपकी आवाज कुछ कम। इसीलिए बीजेपी ने एक रिपोर्ट बनाई थी, टीम भेजी थी कि वो वहां पर जाकर हालात का जायजा ले और बीजेपी अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपे। लेकिन उस टीम को तो जाने ही नहीं दिया गया शैलेंद्र, बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम को तो पहुंचने ही नहीं दिया गया। 30 किलोमीटर पहले रामपुर में ही रोक लिया गया। बिल्कुल वही बात आज अन्नपूर्णा देवी अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी, वो संयोजक थी इस टीम की, कि किस तरह से वहाँ टीएमसी और पुलिस मिली हुई है एक तरह से देखे टीएमसी के गुंडों से। तो अब बीजेपी खुलकर, राज्य बीजेपी के नेता खुलकर मांग कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए, वहां पर देरी नहीं की जानी चाहिए। ऐसे में शैलेंद्र ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस बात का जिक्र दिनेश त्रिवेदी कर रहे थे कि ये वामपंथी सरकार में जो नंदीग्राम का हुआ था और उससे भी बदतर स्थिति, मैसेकर, उन्होंने वर्ड यूज किया, मैसेकर वहां पे किया जा रहा है और वहां पे ना मीडिया को जाने दिया जा रहा है, ना दूसरे राजनीतिक पार्टियों को जाने दिया जा रहा है कि वहां पे स्थिति है क्या, लोग जान और समझ सके, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, पुलिस सबको रोक रही है वहां जाने से। देखिए, दिनेश त्रिवेदी एक समय टीएमसी में रहे हैं और उन्होंने कहा कि नंदीग्राम में एक आंदोलन हुआ था, टीएमसी ने किया था और सीपीएम ने जो कुछ किया था, अब जब टीएमसी सत्ता में है तो उससे भी खराब एक तरह से हालात वहां पर देखने को मिल रहे हैं। जब वहां एक तरह से हत्याएं हो रही हैं, पश्चिम बंगाल की वो पूरी बात कर रहे थे, कितनी रेप की घटनाएं हो रही हैं और टीएमसी सरकार मूक दर्शक बनी बैठी हुई है। यही वजह है कि उन्होंने 3 वर्ष पहले टीएमसी छोड़ने का फैसला किया। अब भारतीय जनता पार्टी में और लगातार वो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के प्रबल समर्थक रहे हैं। बीजेपी के जो मांग कर रहे हैं कि अब ऐसे हैं कि इसमें बहुत देरी नहीं करनी चाहिए
केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाने में। बिल्कुल शायद हमारे साथ बने रहिए आप। प्रसेनजीत हमारे साथ लगातार कोलकाता से बने हुए। प्रसेनजीत, ये सारा मामला अब एससी कमीशन की तरफ से कह दिया गया, उससे पहले वहां के राज्यपाल ने भी एक रिपोर्ट भेजी थी गृह मंत्रालय को कि जो स्थितियां वहां पे क्या हैं। मुझे लगता है कि ये सारी, चाहे वो रिपोर्ट्स एससी कमीशन की हो या फिर राज्यपाल की हो, मुझे लगता है कि सब में ये बात जरूर कॉमन होगी कि वहां पे बंगाल में स्थितियां अनुकूल नहीं है, महिलाएं डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, आम लोग काफी परेशान हैं, जो राजनीति है वो रक्त चरित्र होती जा रही है। इसलिए माहौल और समय आ गया कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। देखिए असीम, इसमें एक बात हम सब लोगों को समझना चाहिए कि बंगाल ऐसी प्रदेश है जहां पे पूरे हिंदुस्तान में जो एससी कम्युनिटी की पॉपुलेशन है उसमें दूसरे स्थान पर है। मतलब यहाँ पे इतने ज्यादा एससी कम्युनिटी के लोग हैं जिनके उन्नति के लिए केंद्रीय सरकार की तरफ से इतने सारे काम किया जा रहा है। मतलब ओबीसी, एससी, एसटी, ये जो पिछड़े वर्ग है, ये सारे के सारे समाज के लोगों को सामने लाने के लिए केंद्रीय सरकार की तरफ से काफी कोशिशें किया जा रहा है। प्रसेनजीत, मैं चाहूंगा थोड़ी सी जानकारी हमारे, चूंकि व्यूअर्स लगातार बने हुए हैं, उनको ये दे कि संदेश खाली का ये जो पूरा इलाका है, सुंदरबन और बांग्लादेश से लगा हुआ ये इलाका है, इसकी डेमोग्राफी क्या है, किस तरह से यहाँ पे लोग हैं? बिल्कुल, मैं असीम ये बताना चाहूंगा कि उत्तर 24 परगना से दक्षिण 24 परगना तक ये जो बांग्लादेश से सटा हुआ सुंदरबन की इलाका है, ये नदी मातृक इलाका है। मतलब ये मोहना का इलाका है। सारे की सारी नदियां समुद्र बे ऑफ बंगाल जाने के लिए इसी रास्ते से, तो यहाँ पे जो बांग्लादेश की बॉर्डर है ये रिवराइन बॉर्डर है। मतलब यहाँ पे नदी के ऊपर बांग्लादेश की सीमा है, बीच में माना जाता है कि उस तरफ बांग्लादेश है और इस तरफ हिंदुस्तान है। और यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, ज्यादा से ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन जो है वो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है, जो बांग्लादेश से आए हुए यहाँ पे अपना आशियाना को ढूंढ लिया है, चाहे वो 1947 में हो, चाहे वो 1965 में हो, चाहे 1971 में हो। और बाद में क्या किया गया, बाद में वाम मोर्चे के समय पे भी और अब तृणमूल कांग्रेस के समय में भी ये जो बांग्लादेश से मुस्लिम पॉपुलेशन को लाकर गलत तरीका से यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज करने के लिए एक तरीका अपनाया गया है। चाहे वो वोटर कार्ड में उनका नाम उठाया, चाहे वो आधार कार्ड में उनका नाम उठाया जाए, चाहे उनके लिए हो सके कि किसी लाइसेंस बना दे 2 व्हीलर या 4 व्हीलर की। मतलब किसी ना किसी तरह से हिंदुस्तान की एक डॉक्यूमेंट इन लोगों के लिए कराया जाए। और ऐसा करते करते ऐसा हो गया है कि नॉर्थ 24 परगना की ये इलाका और साउथ 24 परगना की सटा हुआ इलाका एक बसीरहाट लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी और साथ में दक्षिण 24 परगना की डायमंड हार्बर लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी, जो अभिषेक बनर्जी जहां से एमपी है और यहाँ पे नुसरत जहां एमपी है, ये सारे जगह पे पॉपुलेशन अब 50-50 हो चुके हैं। और हो ना हो कि मुसलमान की पॉपुलेशन यहाँ पे ज्यादा हो गया है। और इसमें से मैंने एकदम जिम्मेदारी लेके वामपंथियों की समय से इन सारे मुसलमानों को जो बांग्लादेश से पार करके इस तरफ आते हैं, उनकी हिंदुस्तान के लिए कोई ना कोई एक ऑथोराइज्ड कार्ड, कुछ भी कार्ड, जब जो भी होता था, ये कार्ड गलत तरीका से बनाने की। और बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को कई बार उठाया भी है, हम जानते हैं प्रसेनजीत, इस पूरे मुद्दे को, चूंकि बहुत सेंसिटिव इशू है, बीजेपी ने कई बार इस मुद्दे को उठाया भी। आपको बीजेपी की बात छोड़ दीजिए, ये जो ममता बनर्जी आज पूरे देश में, पूरे दुनिया में इनकी जो हरकत के बारे में सबको पता है। अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ देखें तो नो वोट, नो आईडी, नो वोट, इसी को लेके उन्होंने इस्तीफा देने चली गई थी लोकसभा में। और कहा नहीं था कि बांग्लादेश से लाए गए ये सारे मुसलमानों को गलत तरीका से जो वोटर आईडी कार्ड तब वाम मोर्चे के समय पे दिया जाता था, और उसी के खिलाफ में मोर्चा खोली थी ममता बनर्जी, नो आईडी नो वोट बोल के। बिल्कुल, तो नो वोट बोल के 1993 में उनका जो आंदोलन, जिसमें गोली चलाकर 13 लोगों को मारा गया था, जब से ममता बनर्जी बन गई है, उनका यही मुद्दा कि नो आईडी नो वोट। और इसलिए भी प्रसेनजीत हम जानते हैं कि चाहे वो सीए की बात हो या फिर एनआरसी की बात हो, बंगाल की मुख्यमंत्री इसका भी लगातार विरोध करती रही हैं। एग्जैक्टली असीम, विरोध करती रही। इसका कारण यह है कि
उनका सोच यह है कि बंगाल में अभी 30% मुसलमान वोट है, जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे आगे है। तो उनका कहना यह है, हम हर जगह पे कुछ कभी कभी कहते हैं कि वो चाहती है कि हम रेस में 30% को लेके चले। 30% के साथ अगर 1, 2, 10, 15 जो भी परसेंट हम बाकी लोगों की जोड़ लेंगे तो हमारा जो राजनीति है, हमारा जो सीट जीतने का चुनावी राजनीति है, उसमें से 30% तो कम से कम पहले से ही इंश्योर्ड है। तो ये 30% की राजनीति है असीम, ये पूरे देश को समझना चाहिए। ये 3% की राजनीति वाम मोर्चा भी कर गई है और ये 30% की राजनीति आज ममता बनर्जी भी कर रही है। यही लेकिन प्रसन्नजीत, ठीक है आप पॉलिटिक्स कीजिए, 3% की पॉलिटिक्स कीजिए, लेकिन उसका खामियाजा गरीब महिलाएं उठाएं, ये तो उचित नहीं है ना। इस बात को तो सोचना चाहिए ममता बनर्जी की सरकार को। अब सोचना तो चाहिए, लेकिन सामने चुनाव है और पंचायत चुनाव में भी हम देखे थे कि इस 30% की 30% की किस तरह से चुनाव के समय पे वायलेंस, चुनाव के बाद में वायलेंस, पिछले 2021 के विधानसभा चुनाव में भी हम देखे थे कि 30% के चक्कर में आप अगर विधानसभा चुनाव की आंकड़े को लेकर बात करें तो वहां पे हिंदुओं का वोट के बारे में अगर परसेंटेज निकाला जाए तो सिर्फ 15% ममता बनर्जी को या तृणमूल कांग्रेस को मिला। ये सोशियोलॉजिस्ट का कहना है, लोगों का कहना है, क्योंकि उनको जो 45% वोट उसमें से 30% मुसलमानों का है। तो मतलब ये मुसलमानों का जो 30% वोट है, इसको अगर आपने खाते में इसको इंश्योर किया जाए, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि ये लड़ाई सिर्फ ममता बनर्जी के 30% के लिए है, ना बंगाल के लिए है, ना बंगाल की महिलाओं के। 30% का मुखौटा है शाहजहां शेख। प्रसन्नजीत सिंह, ये 30% की एक सिंबल है शाहजहां शेख। ये 30% की एक सिंबल है। इस तरह की कई नाम मैं ले सकता हूं, लेकिन ले नहीं रहा हूं क्योंकि उनकी नाम आया नहीं इस किसी अभी तक। लेकिन 30% की एक सिंबल है शाहजहां शेख, इसीलिए उन्होंने ममता बनर्जी ने चुन लिया है कि गांव की महिलाओं के साथ देने से हमारी चुनावी राजनीति में बेहतर है कि शाहजहां शेख जैसे क्रिमिनल जिसका बैकग्राउंड किसी को मालूम नहीं है, इनका मालूम है, लेकिन जो बोलने से डरते हैं लोग, ये शाहजहां शेख की साथ देना, उनका संरक्षण करना, वो भी असेंबली के राजनीतिक तौर पर संरक्षण दिया जा रहा है शाहजहां शेख जैसे दुर्दांत अपराधियों का। जिस तरह से उन्होंने महिलाओं का उत्पीड़न किया है, उसको फांसी होनी चाहिए और इसी बात का डिमांड वहां की महिलाएं कर रही हैं। लेकिन शैलेंद्र, आप वहां पे भारत मंडपम में जो राष्ट्रीय अधिवेशन है उसको कवर करने के लिए मौजूद हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि एससी कमीशन जो रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपा है, हम जानते हैं कि एससी कमीशन एक संवैधानिक आयोग है, संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए अरुण हल्दर हैं। ऐसे में आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब इस रिपोर्ट में जिस बात का खुलासा किया है कि उसमें ये मांग की गई है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सारे जो माहौल है वो अनुकूल है। ऐसे में अगर सरकार या फिर राष्ट्रपति चाहे तो वो प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने जाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है? देखिए, राष्ट्रपति शासन जो लगाने की एक प्रक्रिया है, उसमें कई बार जो राज्यपाल है वो रिपोर्ट भेजते हैं सरकार को, केंद्र सरकार को, और राज्यपाल रिपोर्ट भेज चुकी है। शैलेंद्र, हम जानते हैं कि जो सीवी आनंद बोस है उन्होंने भेज दिया है, होम मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट भेज दी है उन्होंने। तो उस रिपोर्ट पर एक तरह से विचार होता है जब राज्यपाल रिपोर्ट भेजते हैं कि जो रिपोर्ट अगर भेजी जाती है राज्यपाल की तरफ से, तो उस रिपोर्ट पर विचार के बाद राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा की जाती है। केंद्र सरकार उसको मंजूरी देती है और उसके बाद राष्ट्रपति से अनुरोध किया जाता है कि वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तमाम आयोग की तरफ से भी जांच जब होता है कोई किसी घटना को लेकर, तो वहां के हालात को लेकर एक अनुरोध राष्ट्रपति से किया जा सकता है। हमने देखा है कि अनुसूचित जाति आयोग की तरफ से ये कहा गया है कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाने जैसे हालात है और तुरंत प्रभाव से वहां राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। तो ये फैसला केंद्र सरकार को लेना होता है, लेकिन केंद्र सरकार ये फैसला तब लेती है जब वो सुनिश्चित हो जाती है कि कोई और विकल्प नहीं बचा है राज्य में, यानी कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है और राज्य सरकार की कोई रुचि नहीं है, या फिर राज्य सरकार पूरी तरह से असफल हो गई है। वहां के हालात इतने खराब हैं कि अब वहां के कानून व्यवस्था सही करने के लिए
वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाना अत्यंत आवश्यक है। और इस बात की जब सुनिश्चित कर दिया जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की जाती है, केंद्र उसको मंजूरी देती है और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। हम देख रहे हैं बीते 1 वर्ष से आप देखें तो राष्ट्रपति शासन की मांग बढ़ती जा रही है। पश्चिम बंगाल में कोई संदेश खाली इकलौती घटना नहीं है। बिल्कुल, आप देखें कोई पहली जांच समिति नहीं बनी है बीजेपी की तरफ से, जो गई है वहां रोक दी गई है। आप देखें सिलसिलेवार तरीके से इससे पहले तमाम घटनाएं हुई, चाहे वो हत्या की घटनाएं हो, खासतौर पर बलात्कार की घटनाएं, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं, बीजेपी की समिति को वहां जाने नहीं दिया गया, वहां रोका गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की जो हालत हुई, जब हमने देखा जो तस्वीरें आई, इससे पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के साथ एक बार क्या हुआ था, उन्हें घेर लिया गया था और उन्हें वहां पर उनको पीटने की कोशिश की गई थी। तो ये इस तरह की तमाम घटनाएं हुई जब जनता को ही नहीं, कोई चुने हुए प्रतिनिधि को जो वहां दौरा करने जाता है उसको घेर लिया जाता है, उससे जाने नहीं दिया जाता। तो ये दिखाता है कि बीजेपी जिस मांग को कर रही है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, वो उसमें काफी दम है। और अब जब संवैधानिक एक तरह से आयोग, अनुसूचित जाति आयोग इस बात की सिफारिश कर रहा है, तो निश्चित तौर पर मामला बहुत गंभीर हो जाता है। अब देखना होगा इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है। ठीक है, लेकिन प्रसेनजीत, मेरा सवाल ये कि क्या ममता बनर्जी चाहेंगी, और जिस तरह से हालात वहां पे हैं, क्या वो नहीं चाहेंगे कि जो इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं उसकी धरपकड़ की जाए, जो महिलाओं के साथ अन्याय हुआ उनको जस्टिस दिलाया जाए, ताकि ये जो राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई ऐसे आयोग की तरफ से कम वो उससे बच सकें? क्या इसके लिए वो कदम उठाएंगी, आपको लगता है? प्रसेनजीत, आप हमारे साथ बने हुए हैं? हाँ, हेलो प्रसेनजीत, मेरा सवाल ये कि क्या ममता बनर्जी चाहेंगे कि उनके राज्य में राष्ट्रपति शासन लगे? क्या वो नहीं चाहेंगे कि इस संदेश खाली के जो लोग जिम्मेदार हैं उनको कानून के कटघरे में लाया जाए और जो महिलाएं, जो पीड़ित महिलाएं हैं, उनको जस्टिस दिलाया जाए? देखिए अभी बात यह है कि किसी भी मुख्यमंत्री को तो ऐसा करना चाहिए, लेकिन मुश्किल इस बात की है कि उन्होंने जब असेंबली के अंदर ये दावा किए हैं कि 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया, आप समझ लीजिए कि ये जो 17 लोग हैं, इसमें से 15 लोग ऐसे हैं जो आरोप लगाया है और जो मीडिया के सामने आके संदेश खाली की जो उत्पीड़न है इसके बारे में लोगों को, देश को, दुनिया को बताया। यानी जो विक्टिम है उन्हीं को अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट किया गया है। पहली बात तो ये है। इसके बाद आप उस सरकार से, उस शासन प्रशासन से क्या उम्मीद रख सकते हैं? पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि हाँ, वो तो नहीं चाहेगी कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन हो जाए, क्योंकि इससे पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे पूरे दुनिया के सामने कि बंगाल की कानून व्यवस्था किस तरह से पिछले 10-12 साल में हालत बना दिया है ममता बनर्जी ने। लेकिन बात की है कि उन्होंने, मैं जो पहले भी कह रहा था, ये जो महिलाएं अंदर है, जो उनके परिवार है, इन महिलाओं के ऊपर, इन परिवारों के ऊपर जो दबाव अभी तृणमूल कांग्रेस और पुलिस मिलके पिछले कई दिन से ये दबाव बना के रखे हैं। अब देखना इस बात की है कि इस दबाव के सामने इन लोगों का इन लोग कितना दूर तक सहन पाए, कितना दूर तक इस सामना कर पाए, क्योंकि जिस तरह से संदेश खाली को पूरे देश और दुनिया से अलग किया गया है, किसी को समझ नहीं आ रहा है कि अंदर हो क्या रहा है। बिल्कुल, तो संदेश खाली का जो संदेश है प्रसेन जी, संदेश खाली से जो संदेश बाहर निकल कर सामने आ रहा है, इससे हर कोई समझ रहा है कि बंगाल में क्या कुछ चल रहा है, बंगाल की महिलाएं कितनी सेफ हैं, ये हर कोई वहां से संदेश निकल रहा है। और इसके लिए एससी कमीशन ने ही इन्हीं तमाम संदेशों को एक साथ पिरोकर, एक साथ कंपाइल कर राष्ट्रपति के सामने रखा है, रिपोर्ट दी, और इस रिपोर्ट में इस बात की मांग की गई है कि तमाम स्थितियां अनुकूल हैं राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, इसलिए आप वहां पे बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाइए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसेनजीत, इन तमाम ताजा अपडेट्स को कोलकाता से हम तक पहुंचाने के लिए। साथ साथ शैलेंद्र, आपका भी दिल्ली से इन तमाम ताजा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। और इस सब के बीच संदेश खाली में आज जो हालात हैं, जो स्थितियां हैं, उसके पीछे टीएमसी का नेता शाहजहां शेख ही जिम्मेदार है। एक समय संदेश खाली में ईंट भट्टों में एक वर्कर के तौर पर शुरुआत करने वाला शाहजहां शेख आज बंगाल की राजनीति में एक बड़ा नाम हो गया है। आखिर कौन है ये शाहजहां शेख, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। यही वो शख्स है, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर शाहजहां शेख, और इसे बेताज बादशाह के तौर पर वहां पे मशहूर है संदेश खाली में। संदेश खाली में जो इसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन सियासत में यह बहुत ही बड़ी तेजी से आगे बढ़ा, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण इसे टीएमसी का
मिलता रहा और आज की तारीख में भी इसे राजनीतिक संरक्षण टीएमसी का मिल रहा है, ममता बनर्जी का मिल रहा है। जैसा कि हमने कहा कि ईंट भट्टों में काम किया करता था, सब्जी भाजी बेचने का काम किया करता था और 2006 में वामपंथी सरकार के वक्त ये मुस्लिम शेख का सहयोगी बनकर पैसे की उगाही का काम किया करता था। तो तमाम जो कुकृत्य हैं, पैसे उगाही का काम और इस तरह का काम वो किया करता था। 2011 में वामपंथी सरकार के हटने पर 2013 में ये टीएमसी में शामिल हो गया और उसके बाद से टीएमसी में खाद्य मंत्री ज्योतिप्रियो मलिक का ये खास बन गया। भाजपा के साथ टीएमसी की झड़प भी शेख शाहजहां का नाम इसमें शामिल रहा कि जब भी इस तरह झड़पें होती थी उसमें इसका नाम सामने आया करता था। 2020 में 2 भाजपा नेताओं की हत्या का भी इस पर आरोप लगा और अपने चुनाव क्षेत्र में चुनाव के दौरान धांधली करने का, पॉलिटिकल मर्डर्स करने का इस पर लगातार आरोप लगे हैं। पश्चिम बंगाल सीएम के खास लोगों ने हमेशा ही शाहजहां शेख का समर्थन किया है।